जैसे ही बच्चा कक्षा में एंटर करता है, अध्यापक उससे प्रश्न पूछता है, आज फिर देरी से आए हो? अध्यापक छात्र इस आधार पर दो पात्र बना लीजिए। उसने लिखा कि मैं बस की देरी के कारण कक्षा में देर से पहुंचा। अध्यापक ने फिर डांटा कि आपका हर दिन का बहाना होता है, आप इसको बार बार ना करें। मैंने कल भी जो मैं देरी से आया था, उसका भी एक कारण था, मेरे पिताजी बीमार थे या कुछ भी ऐसा करके। ऐसे एक तो आपके हमेशा वाक्य जो हैं वो सकारात्मक होने चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। अंत में जब आप इसका अंत करेंगे तो ये नहीं कि वो डांटते रहे या वो एक्सक्यूज देता रहा बच्चा। सबसे आखिर की पंक्ति में आप इसका एम भी स्पष्ट कर देंगे, समय अनमोल है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसकी सिचुएशन को भी बताना होता है कि ये किस जगह का काम है। देखो जैसे इस पाठ में आपने ये चीज देखी, बाबू जो नौकर था, अबे धीरे धीरे चल। बाबू जो रामस्वरूप था, उसने क्या कहा, अबे धीरे धीरे चल। अब ये जो तीन डॉट लगी हैं, इसका अर्थ है कि जैसे हम कई बार वाक्य और भी लंबा करते रहते हैं। अब तखत को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। फिर नौकर का क्या संवाद था, बिछा दूं साहब, प्रश्नवाचक। जब हम किसी भी बात को बताते हैं, सिचुएशन को बताना होता है, स्थिति को बताना होता है, तो देखो उसको ऐसे कोष्ठक में ब्रैकेट में उस चीज को कर देंगे। अब जैसे छात्र और अध्यापक का मैंने बताया, तो आप इस आधार पर भी संवाद लेखन में ये विशेषता जोड़ सकते हैं, कक्षा के दरवाजे पर, और फिर उसका वाक्य स्पष्ट कर दें। इस आधार पर यह पता लग जाएगा कि टीचर की, अध्यापक की और छात्र की जो का संवाद चल रहा है वो बोर्ड के आगे, लेक्चर स्टैंड पर, क्लास के मध्य में नहीं चल रहा है। उसकी वजह से और बाकी बच्चे उसको नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, दरवाजे पर ही उसके लिए जो नियम है वो सभी बच्चों के लिए है, इस प्रकार का संदेश दिया जाता है। तो आप इस तरह के वाक्य को, स्थिति को बताने के लिए कि अध्यापक और छात्र का संवाद ये हो कहाँ रहा है, उसको इन माध्यम से प्रकट किया जाता है। ठीक है। तभी देखो, नौकर तखत बिछाता है और हंसता है। ठीक उसी प्रकार ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि देखो बेटे, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, जब भी हम कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें हमें पढ़ना नहीं होता, उसमें कॉपी पेन लेकर के बैठना नहीं होता। सिर्फ दृश्य काव्यों के माध्यम से ही, दृश्य बिंबों के आधार पर ही हम अपनी कहानी को आगे समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जब दो आदमियों का संवाद चल रहा होता है तो उसके बीच में कोई ना कोई तीसरा आकर के, या पीछे से आवाज जब आती है, उसके माध्यम से कहानी को और आगे बढ़ाया जाता है। इन संवादों में इतनी रोचकता होती है कि आप सोच करके देखो, एकांकी 1 घंटे में खत्म हो जाता है, फिल्म 3 घंटे में खत्म हो जाती है, और सीरियल जो नाटक है आपके, कई बार वो 2-4 नहीं, 10-10, 15-15 साल भी चल जाते हैं। और वो किस आधार पर चल जाते हैं? क्योंकि एक तो जो चरित्र आप सामने देखते हैं, उसी चरित्र की विशेषताएं भी आपको पता होती है। ये हंसाने वाला है, ये दुखी है, ये बीमार है, इसकी स्थिति ये है, ये हमेशा ही ऐसा बोलेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक उसी प्रकार उन आदमियों के संवादों में इतनी गहराई होती है कि आदमी की जिज्ञासा बढ़ जाती है, कल क्या होगा। और यही कारण होता है कि जब भी किसी धारावाहिक का एक एपिसोड अंत होता है, तो अगले दिन के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब आप संवाद लेखन लिखने की कोई भी कला करते हैं, तो यह भी आपकी उन साहित्यिक गद्य विधाओं में एक है जिसकी निपुणता हर किसी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि जैसे इस पाठ में रामस्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी को लेकर के संवाद चला हुआ है, उसके साथ साथ धीरे धीरे जब लड़के वाले आ जाते हैं, तो इसमें गोपाल प्रसाद, शंकर, उमा, ये सारे पात्र भी
जुड़ते चले जाते हैं। और जैसे इस कहानी में अंत है क्या कि लड़कियां कोई बिकाऊ वस्तु नहीं होती, वो देखने की वस्तु नहीं होती, उनके भी मन होते हैं। और विवाह एक सामाजिक बंधन है, ना कि एक बिजनेस। इस आधार पर सामाजिक दहेज प्रथा रूपी या अशिक्षा रूपी सामाजिक बुराई के ऊपर कड़ा प्रहार किया गया है। इसको भी जब नाटक के तौर पर किया जाता है तो यही पांचों पात्र गोपाल प्रसाद के माध्यम से, राम स्वरूप के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, कई बार हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं बेटे कि अगर हम अपने स्कूली एजुकेशन में कोई ना कोई गद्य विधा, कोई ना कोई चीज ऐसी सीख लें जो हमें भविष्य में फायदा दे, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ योग्य आदमियों के लिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं है या नौकरियां नहीं है। आप हमेशा ही 2 या 3 टारगेट बचपन से लेकर के चल पड़ते हैं, जिसका असर ये होता है कि आप मेहनत बाद में करते हैं और लक्ष्य आपका पहले निर्धारित है। और जैसे जैसे ये चीज़ें आपके पास आती हैं, संवाद लिखना, डायलॉग लिखना, उसके माध्यम से कोई कहानी रचना, तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको अगर उत्तर भारत में सक्सेस नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं शायद वेस्ट में, पश्चिम में जाकर के सक्सेस कर दें। दूसरा, सोच करके देखो कि भारत में एक साल में 800 फिल्में बनती हैं। ठीक है। अगर हम रोज की 3 भी देखें तो भी हम साल में सबको नहीं देख पाएंगे। उसमें क्षेत्रीय फिल्में, उसमें टेली फिल्में, लघु फिल्में अन्य भाषाओं में होती हैं। यही कारण है कि तुम सोच करके देखो कि आज जितनी भी टीवी पर फिल्में आती हैं उनमें से ज़्यादातर रीमेक हैं या पार्ट बना दिए गए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। और जैसे जैसे उसकी सीरीज सक्सेस होती जाती है, उन डायलॉग्स को, उन संवादों को, उन चरित्रों को लोग इतना पसंद करते हैं कि हाँ, अब की बार फिर इसकी एक सीरीज आई है और उसको देखेंगे। रही बात, जब आप किसी भी फिल्म को देखते हैं, किसी भी नाटक को देखते हैं, तो किसी किसी आदमी का डायलॉग, संवाद इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि बहुत सारे लोग उसको गुनगुनाते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। और जब ये आपका टीन एज शुरू होता है तब बच्चों के बीच में ये भावनाएं और भी ज़्यादा विकसित होती हैं कि वो किसके डायलॉग के साथ अपने आप को फिट बैठाता है। यही कारण है कि 1975 में आई हुई शोले फिल्म कोई कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने ना देखी हो। और उसके डायलॉग तो इतने प्रसिद्ध हुए थे कि लोगों ने उनकी टैप रिकॉर्डर बना बना करके अपने घरों में सुना करते थे। और उसकी इमेजिनेशन से ही उनको इतना आनंद आता था कि वो अपने आप ही कहानी को बिना देखे ही, जब टीवी नहीं थे इतने ज़्यादा, जब वीसीआर नहीं थे, अपने आप इमेज कर लेते थे। आज भी आप देखो कि अगर कोई सीरियल आपके टीवी पर आता है तो वो 10-10, 15-15 साल तक क्यों टिका हुआ है? क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो अ, पसंद करने की लोगों की इमेज है या संख्या है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसको पूरे ठीक 9 बजे सेट कर लेते हैं, ठीक 8 बजे 7 बजे फिट कर लेते हैं। जैसे 1987 के दशक में रामायण पूरे के पूरे भारतवर्ष में इतनी पसंद की जाती थी कि लोग अपने काम धाम छोड़ करके आधा घंटे के लिए टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। ठीक उसी प्रकार जब कौन बनेगा करोड़पति का पहला दूसरा सीजन चला तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को 9 बजे इसलिए बैठ जाते थे कि उसके बीच के डायलॉग, संवाद और उसका प्रश्न पूछने का तरीका और प्रश्न इतने लाजवाब होते थे कि बहुत सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को ही कहते थे कि अच्छा ऑप्शन बता इसका, तूने मैथ पढ़ा है ना 8वीं क्लास तक, 7वीं तक, अरे हिंदी तो तू पढ़ता ही है, इसका संधि विच्छेद में बता कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा। उन संवादों में इतनी रोचकता कर दी जाती थी कि जब ये कहा जाता था कि इसका उत्तर ब्रेक के बाद मिलेगा तो लोग उस ब्रेक को भी छोड़ करके नहीं जाते थे। यही कारण है बेटे कि अगर आप कहानी नहीं रच पाते, उपन्यास नहीं लिख पाते, तो ऐसे छोटे छोटे संवादों के माध्यम से भी आपका करियर बन जाता है।
आगे मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में, मीडिया में आपकी बहुत ज़्यादा पूछ रहेगी, पहचान रहेगी, और वो तभी होगा जब आप इस प्रकार की एक एक दो दो गतिविधि को अपने स्कूली एजुकेशन में सीख लेंगे। ठीक है। अब बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि ये कितने नंबर का आता है। ये 5 नंबर का आता है बेटे। इसमें हमेशा ही कहाँ नंबर कटते हैं? एक तो आप किसी भी वाक्य को दोबारा दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, आवश्यक हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी के या क्षेत्रीय भाषा के नहीं, जो लोगों को नहीं समझ में आते। दूसरा, जब भी किसी वाक्य को लिखा जाएगा तो जैसे इसमें ब्रैकेट कर दिया, प्रश्नवाचक दे दिया, जहां पर भी हैरानी प्रकट की गई विस्मयादि बोधक दे दिया। जैसे ये इस राम स्वरूप वाले वाक्य में देखो, इस प्रकार के आवश्यक विराम चिन्ह लगा करके भी आप अपने संवाद लेखन को और ज्यादा अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अब आइए अपनी पुस्तक पर। इसमें पेज नंबर 167 खोलिए। पहले खोल लिया? देखो बेटे, जैसे मैंने आपको बताया, संवाद लेखन अंग्रेजी में जिसको डायलॉग कहते हैं, लिखने के ढंग क्या होते हैं, किसे कहा जाता है? दो लोगों के मध्य होने वाला वार्तालाप, बातचीत, संवाद कहलाता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? संवाद किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं। अर्थात महंगाई के ऊपर दुकानदार का और ग्राहक का संवाद लिखिए, स्वच्छता अभियान के ऊपर दो मित्रों का संवाद लिखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी है, दो सहपाठियों का संवाद लिखिए। इस आधार पर अगर आपको लगे कि इस पुस्तक में दिए गए 10 या 12 जो एग्जाम्पल हैं, अगर हम उन्हीं को कर ले तो उन्हीं में से एक आ जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी से संबंधित आएगा। मैंने कहा इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। ठीक है। किसी जगह महामारी की चर्चा करते हुए डॉक्टर का और मरीज का संवाद लिखिए। इस आधार पर आपकी ये कला विकसित हो जानी चाहिए कि आपको उन संवादों को किन शब्दों में, किन वाक्यों में, कितने बड़े लेवल तक समाप्त कर देना है, और लोगों को एक मैसेज, एक उद्देश्य भी देना है। इसकी तीसरी विशेषता क्या होती है? आज संवाद लेखन एक व्यावसायिक साहित्यिक विधा के रूप में विकसित हो रहा है। व्यावसायिक होता है बिजनेस। ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी भी कि आप किसी भी सीरियल को, किसी भी नाटक को, किसी भी फिल्म को उसकी कहानी और उसकी डायलॉग के आधार पर ही पसंद करते हैं। और यही कारण होता है, जो गीत लिखता है गीतकार, जो उसको गाता है वो गायक। लेकिन उसके मध्य में भी आप देखो कि कभी कभी आप किसी आदमी को चेहरे से इसलिए पहचान लेते हैं क्योंकि उसका डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है। इसलिए आज ये एक व्यवसायिक, ये बिजनेस है। और तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आप परिवार के दबाव में या मेरे दबाव में ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो डॉक्टर और इन 3 फील्ड को ही चुनना पसंद करूंगा, तो 18 साल के बाद जब आप +2 पास आउट होंगे, तब आपके पास ऑप्शन होंगे कि नहीं, इस गद्य विधा में मुझे और भी ज़्यादा महारत हासिल है और मैं इसी फील्ड को करना चाहता हूँ। और जब आप इसी को करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको उस प्रकार के सब्जेक्ट, विषय चुनने की भी आज़ादी मिल जाएगी, जैसा अभी 2020-21 की एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है। अच्छे संवाद पात्र, समय, स्थान तथा अवसर के अनुकूल होते हैं। ये चौथा जो पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों? देखो, मैंने वो कहा कि छात्र और अध्यापक का देरी से आने के कारण एक वो था, संवाद हुआ। अरे अध्यापक उस बच्चे को देरी से आने का कारण पूछेगा, उसको समझाएगा, उसको समय की कीमत समझाएगा। वो कब होगा? जब वो विद्यालय का हिस्सा होगा, कक्षा का हिस्सा होगा, स्कूल में आएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि कहीं ना कहीं अध्यापक बाजार में, सब्जी मंडी में मिल गया
और वहीं उसको बुला करके देरी से क्यों आया था, तो समय और स्थान अनुकूल नहीं हुआ, तो ये संवाद लेखन बेमेल है। ठीक है। उसी प्रकार डॉक्टर और मरीज का अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या उसकी बीमारी से संबंधित ही बातचीत करेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि किसी थिएटर में फिल्म देखते हुए डॉक्टर भी मिल गया और मरीज भी मिल गया कि अरे तू तो बहुत बीमार था, कल तो ग्लूकोज लगी हुई थी। तो वहां तो वो हास्य का पात्र बन जाएगा कि फिल्म देखने दोनों आए और यहाँ पर बीमारी की बात कर रहे हैं। इसलिए ये चौथा जो भाग है ये सच में ही इस भाग के लिए महत्वपूर्ण है। तुम कभी भी देखो, जब फिल्म में कोई ऐसा सीन आ जाता है कि किसी के मरने की या मरा हुआ कोई आदमी उसके पास बैठ करके शोक प्रकट करने की बात है, हमेशा देखो उनका ड्रेस क्या होगा, वाइट कपड़े, सब मुंह लटकाए रहेंगे, कोई रोएगा, किसी की भावनाएं दिखाई जाएंगी। और जो शहनाई बजाई जाती है उस वक्त वो भी रुदन वाली होती है, विवाह वाली नहीं होती। उस वक्त कोई मजाक नहीं करता। इसलिए हर संवाद, हर पात्र, पात्र मीन करेक्टर जो होता है, समय स्थान और अवसर के अनुकूल होने चाहिए, तभी वो सही मायने में संवाद लेखन है। इसकी पांचवी विशेषता है, संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। अब मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप खुद ही देखेंगे तो जिस बच्चे को जो भी कोई फिल्म पसंद आई होगी और जब भी उसको देखा होगा, तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग होते हैं फिल्मों में, नाटक में, एकांकी में, कि बच्चे उनको बार बार रिपीट करते हैं। ये उसी चीज की विशेषता बताते हैं। ठीक है। अब रही बात इनको लिखने में और किस किस प्रकार की सावधानी बरतनी है, वो आपके इसी पेज नंबर 167 पर 13 भाग दिए गए हैं। आप इनको पढ़ें। इसमें वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि किसी का भी शीर्षक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। बातचीत, डायलॉग एक वाक्य में या ज़्यादा मिश्र वाक्य के अंदर सिमट जानी चाहिए। एक सांस में आदमी कितना लंबा वाक्य बोलता है वो सिमट जाना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको कहानी सुनाने बैठ जाएं। ठीक है। इसलिए संवादों में विचार, तर्क, ये सारी की सारी बातें आती हैं। अब खोलो पेज नंबर 168। देखो बेटे, 1 से लेकर के और 11 तक ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं आपको समझाने के लिए कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर दो नागरिकों का अगर संवाद लिखना है तो वो कितना बड़ा और कैसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण विषय पर दो छात्रों का संवाद, साक्षरता मिशन, कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक बुराई है, मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाली पुत्री तथा मां के मध्य संवाद। इस प्रकार का शायद वाक्य या इस प्रकार का भाग पेपर में आ जाए, क्योंकि पिछले 8 महीने से हम लोग इसी को तो यूज कर रहे हैं। ठीक है। जंक फूड, यातायात के नियमों की सीख देते हुए अध्यापिका तथा छात्रा के बीच का संवाद, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, महिला और सब्जी बेचने वाले के बीच हास्य संवाद। संवाद जरूरी नहीं है कि हमेशा गंभीरता के साथ लिखा जाए। आप इसमें पढ़ करके देखिए, अरे भैया प्याज का क्या भाव दिया है, 150 रुपये किलो, और टमाटर 100 रुपये किलो। देखो इसमें जो चीज लिखी गई है, अगर आपको लगता है कि इसमें तो सीधी सीधी बात खत्म कर दी, कोई संवाद में ना रोचकता आई ना कुछ और बात आई, तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि महंगाई बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वह सब्जी बेचने वाले की भी मजबूरी है, क्योंकि वो खुद इतनी महंगी खरीद करके लाया होगा, और जो उसका उपभोग करता है उसकी भी मजबूरी है कि उसकी आमदनी के साधन कम है, फिर भी उसे खरीदनी ही पड़ेगी। इसलिए आप इसका जो अंत है वो इस आधार पर भी करेंगे कि महंगाई बहुत बड़ी डायन है, महंगाई सब कुछ खाए जात है, कुछ इस प्रकार से। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप दुकानदार और महिला के बीच का संवाद का समापन किस आधार पर कर रहे हैं कि अगर महंगाई नीचे आ जाए तो आम आदमी भी हर वस्तु को खरीद सकता है। ठीक है। भ्रष्टाचार विषय पर दो मित्रों का संवाद। उसी प्रकार बेटे आपके पेज नंबर 172 पर
आपको कुछ विषय दिए गए हैं, आपको इनके बारे में विचार करना है, लेकिन मैं इस बुक में से नहीं, आज आपको करने के लिए किसी अन्य बुक में से 2 संवाद लेखन भेजूंगा। आपको उनको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। यहां तक समझ आया? देखो, अगर इसी में से लिखना हुआ तो फिर तो आप खोल करके 5 या 7 मिनट में कर देंगे। आधार इन्हीं का है। अगर यहाँ पर सब्जी वाले का और महिला का संवाद है तो उसमें फल विक्रेता का या किसी और का होगा। अगर फल भी बहुत महंगे हैं तो उनका समापन भी महंगाई से ही करना है। कोई समय का बात आए तो भी। अभी आपको आपने इसमें तीसरा पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण। क्या करते हैं हम लोग? किसी भी प्रकार की ऊर्जा के संरक्षण करने के लिए जो चीज अपनाए हुए हैं, लाइट चली गई, चलो इन्वर्टर है भाई, काम चल जाएगा। अगर ये सारी चीजें भी ग्रिड फेल हो जाए या कुछ और हो जाए, इन्वर्टर भी 24 घंटे चलेगा, 2 दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा। अगर सोलर सिस्टम है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सीमित शब्दों में, सीमित वाक्यों में नहीं होना चाहिए। वो एक व्यापक, बहुत बड़े लेवल का अर्थ देने वाला होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को चेक करते वक्त ये लगे कि हाँ, बच्चे को अगर ऊर्जा का संरक्षण करना है, ऊर्जा को अपने घर में रखना है, तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसलिए हमेशा ही अपने भाग को इस आधार पर भी लिखें कि सामने वाले के ऊपर एक प्रभावशाली संवाद लेखन हो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही बेटे।